It's pleasure to have Ashna on board. She's been in America from last 5 years. Currently, she's working there. Let's just discuss about her journey. Welcome to the show, Ashna. थैंक यू सो मच उपासना। Ashna, आपने अपनी स्कूलिंग और कॉलेज कहाँ से किया? तो मैंने अपनी स्कूलिंग करी है अमृतसर में सेक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से और कॉलेज किया है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर से। तो पोस्ट ग्रेजुएशन का क्यों सोचा कि बाहर से करनी है? तो मैंने जब अपनी बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग करी GNTU से, उसके बाद प्लेसमेंट हुई Publicis.Sapient में। वहाँ मैंने 2.5 years काम किया एज अ डेवऑप्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर। फिर मुझे सिक्योरिटी में थोड़ा इंटरेस्ट था, तो मैंने सोचा कि फिर मैं US में मास्टर्स के लिए अप्लाई करूँ और वहाँ जाके अपनी फर्दर स्टडीज़ परस्यू करूँ। ठीक है, तो आपने अपनी US की जर्नी कैसे शुरू करी? तो मैंने पहले तो GRE की प्रेपरेशन करी। मैंने GRE दिया, TOEFL का एग्ज़ाम दिया। एक बार जब वो क्लियर हुआ, उसके बाद फिर मैंने अप्लाई किया यूनिवर्सिटीज़ में जिसके साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम्स बहुत अच्छे थे, और फिर बस अप्लाई किया। फिर जब मिल गई एडमिशन तो मैं चली गई फिर US। आपके GRE और TOEFL में कितनी स्कोर आई थी? तो मेरी GRE में आई थी 318 आउट ऑफ 340 एंड TOEFL में आई थी 118 आउट ऑफ 120, विच वॉज अ वंडरफुल स्कोर। तो आप इतने ब्राइट स्टूडेंट थे, आपने बाहर जाने का क्यों सोचा? आपने इंडिया में क्यों नहीं सोचा कि आगे मैं पोस्ट ग्रेजुएशन और अपना करियर यहीं परस्यू करूँ? तो जब मैंने 2.5 years बैंगलोर में कॉर्पोरेट में जॉब करी, तो जिस टाइम पे मैं जॉब कर रही थी अराउंड 2016-2017 में, तो उस टाइम पे जो पैकेजेस थे वो अंडर 10 lakhs थे। तो ऐसा लगता था कि जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से उतने पैसे हमें नहीं मिल रहे। आपकी जितने भी आपकी कैपेबिलिटी है, जितनी आप मेहनत कर रहे हो कंपनी के लिए, वो अप्रिशिएट नहीं हो रहा। उस हिसाब से आपको पैसे नहीं मिल रहे, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही। तो मुझे ऐसा फील हो रहा था, मुझे एक टाइम पे ऐसा फील हो रहा था कि आई नीड टू लर्न मोर, आई नीड टू ग्रो माई स्किल्स। और फिर लगा कि US जाके बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, आई कैन अर्न मोर एंड बेटर लाइफस्टाइल ओवरऑल। तो आपको लगा US में जाके जो एक्सपोजर वाज मिसिंग इन इंडिया वो आपको मिला US में? यस, बिल्कुल मिला। वहाँ पे वर्क कल्चर बिल्कुल अलग है, वहाँ की लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है। वहाँ पे आप मेहनत करते हो लेकिन आपको उस मेहनत के हिसाब से पे भी किया जाता है, तो ऐसा नहीं लगता कि आपके एफर्ट्स आर वेस्टेड। बट हम उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम आपकी जर्नी के बारे में ही डिस्कस करते हैं। तो कौन से कोर्स में आपने एडमिशन ली, कौन सी यूनिवर्सिटी में आप गए, क्या फीस थी, ये सारा बताइए इन डिटेल। मैं अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड कॉलेज पार्क में गई। उधर मैंने मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग इन साइबर सिक्योरिटी परस्यू करी। वो 2 साल का मास्टर्स, प्रोफेशनल मास्टर्स कोर्स था, एंड मेरी फीस तकरीबन $33,000 थी फॉर 2 years। दैट इज हाउ मच इन इंडियन रुपी? अराउंड 25 लाख। 25 lakhs आपके लग गए US में पढ़ने के लिए? क्योंकि हम आजकल ये सुनते हैं कि यू गेट स्कॉलरशिप्स ऑल्सो। यस, तो मैंने भी जाते ही वहाँ पे जॉब्स ढूंढनी शुरू कर दी थी। हर एक यूनिवर्सिटी की एक जॉब वेबसाइट होती है जिसपे आप जॉब्स वगैरह सर्च कर सकते हो। तो मैंने जाते ही वो शुरू कर दी थी और मेरे को अराउंड 1 month के अंदर जॉब मिल गई थी एज अ ग्रेजुएट असिस्टेंट, जिसमें मैं वेब डेवलपमेंट का काम करती थी, और उससे उन्होंने मेरी सारी फीस माफ़ कर दी थी और ऊपर से मुझे और पैसे भी देते थे। तो मेरी एजुकेशन फ्री हो गई थी और थोड़े पैसे भी सेव हो गए। वंडरफुल। तो मुझे ये बताइए अपने कोर्स के बारे में, साइबर सिक्योरिटी कैसा कोर्स है वहाँ पे, और अगर स्टूडेंट्स ने वो कोर्स ऑप्ट करना है तो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स? तो साइबर सिक्योरिटी इज बेसिकली लाइक हैकिंग एंड प्रोटेक्टिंग द वेबसाइट्स। आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो जब सब कुछ हम ट्रांजैक्शंस भी ऑनलाइन करते हैं, शॉपिंग भी ऑनलाइन करते हैं, सब कुछ ऑनलाइन करते हैं, तो हमारी पेमेंट डिटेल्स डलती हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, इतना सेंसिटिव डेटा ऑनलाइन होता है। तो साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि कोई भी वेबसाइट हैक ना हो, उससे और इन्फॉर्मेशन या आपका डेटा, पर्सनल डेटा लीक ना हो। तो बेसिकली उस कोर्स में ये सिखाते थे कि कैसे ऑनलाइन वेबसाइट्स वगैरह को, आप ऑनलाइन बिजनेसेस को, इवन मोबाइल फोन्स वगैरह को कैसे और सिक्योर और प्रोटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसका क्या स्कोप है? तो इसका US में, इंडिया में, अब तो हर जगह, इवन आफ्टर कोविड ऑल्सो बहुत ज़्यादा स्कोप है। जॉब्स बहुत सारी हैं, तकरीबन सब कंपनीज को सिक्योरिटी इंजीनियर्स की ज़रूरत है टू प्रोटेक्ट देयर इंफ्रास्ट्रक्चर और देयर वेबसाइट। ओके, आपके कोर्स की कितनी ड्यूरेशन थी? मेरी कोर्स की 2 years की ड्यूरेशन थी। इट वाज अ प्रोफेशनल मास्टर्स कोर्स।
सो आशना, अमेरिका में स्टेम एंड नॉन स्टेम कोर्सेज आर क्वाइट पॉपुलर, मुझे प्लीज इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताइए। तो स्टेम कोर्सेज हो गए आपके साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन रिलेटेड कोर्सेज, जैसे साइबर सिक्योरिटी इंजीनियरिंग हो गई, कोई भी डॉक्टर मेडिसिन रिलेटेड कोर्स हो गया, पीएचडी वगैरह कोर्सेज हो गए इन्हीं फील्ड्स में। और नॉन स्टेम रिलेटेड कोर्सेज हो गए जैसे बिजनेस, हॉस्पिटैलिटी, आर्ट्स रिलेटेड कोर्सेज। ओके, सो आशना, हम अमेरिका का जो प्रोसेस होता है मुझे बताइए, उसमें एक I-20 होता है, वो बताइए I-20 क्या होती है। तो I-20 बेसिकली जैसे ही आपको एडमिशन मिल जाती है कॉलेज में, तो एक कॉलेज आपको I-20 इशू करता है, जो कि जिसमें आपकी कोर्स की डिटेल्स होती हैं, आपकी फी स्ट्रक्चर की डिटेल्स होती हैं, और उसी के बेसिस में आपको वीज़ा इशू होता है यूएस। क्या हम एक बार स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर सकते हैं अमेरिका का प्रोसेस? हाँ जी, सबसे पहला स्टेप। तो सबसे पहला स्टेप के रिसर्च कीजिए कि आपको कौन सा कोर्स करना है, कौन सा कॉलेज में जाना है, ताकि आपको पता चले कि आपकी टारगेट क्या है, आपको कितना जीआरई स्कोर चाहिए, अगर चाहिए तो आपको कितना टोफल स्कोर चाहिए। फिर स्टेप 2 है कि आप प्रेपरेशन कीजिए। आप पहले जीआरई के लिए प्रेपरेशन कीजिए। आप, क्योंकि जीआरई थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उसमें मैथ्स, इंग्लिश काफ़ी थोड़ी टफ होती है। मैथ्स फिर भी ठीक होती है, इंग्लिश थोड़ी टफ होती है, तो आप उसके लिए अच्छे से प्रेपरेशन कीजिए और फिर अपना जीआरई का एग्ज़ाम दीजिए, जो कि आई थिंक 4 या 5 ईयर्स के लिए वैलिड होता है जिसका स्कोर। उसके बाद आप अपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम दीजिए, जैसे आइल्स का पेपर हो गया या फिर टोफल का पेपर हो गया। और एक बार आपने वो दे दिया, सब कुछ सेट है, तो आप आपकी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट शॉर्ट लिस्टेड है, तो उसके बाद फिर आप अपना एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू कीजिए। उसमें आप अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस तैयार करेंगे, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन तैयार करेंगे, और फिर आप हर एक यूनिवर्सिटी जो आपने शॉर्ट लिस्ट करी है उसके एप्लीकेशन भरेंगे। देन आप वेट करेंगे जब तक यूनिवर्सिटीज आपको डिसीजन ना दे दें, एंड वंस डिसीजंस आ जाते हैं, आपको आपकी मनपसंद यूनिवर्सिटी मिल जाती है, फिर आप फिर उसके बाद जैसे ही आपका डिसीजन आ जाएगा, आपको I-20 मिल जाएगी। उसके बाद फिर आप वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे, यूएस वीज़ा के लिए, और उसके बाद फिर आप जा सकते हैं। आशना, क्या विदाउट लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट दिए बच्चा बाहर जा सकता है अमेरिका? जी हाँ, बिल्कुल जा सकता है। विदाउट डुओलिंगो, पीटी, आइल्स, टोफल दिए भी आप जा सकते हैं, लेकिन रेकमेंडेड है कि आप ये सारे एग्जाम्स दे, ताकि आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी प्रूव होए और वीज़ा प्रोसेस थोड़ा सिंपलर हो जाता है उससे। आप जैसे वहाँ पे पढ़ने के लिए गए तो आपने साथ साथ में जॉब भी करी, तो एक इंडियन स्टूडेंट या कोई भी स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड अगर अमेरिका जाता है तो वो कितने आवर्स इन अ वीक काम कर सकता है? तो जनरली 20 घंटे ही अलाउड होता है। तो मैंने भी पढ़ाई करते करते 20 आवर्स अ वीक में काम करती थी यूनिवर्सिटी के साथ। तो आशना, व्हाट वाज द पे रेट? तो पे रेट स्टूडेंट्स को एटलीस्ट मुझे मिलता था $20 पर आवर, जो कि हो गया अराउंड 1700-1800 INR पर आवर? हाँ जी। ठीक है, तो कितना सेव कर लेते थे? सेविंग तो हो गई थी, बिकॉज ग्रोसरी वगैरह इट वाज नॉट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था, और उसके अलावा रेंट में जाते थे। रेंट जैसे मेरा था $500 पर मंथ, तो उस हिसाब से, जिस हिसाब से पैसे मिलते थे, जैसे एक हफ्ते के $400 लगा लो, तो उस हिसाब से सेविंग हो जाती थी डिसेंट। ठीक है, तो क्लासेस आपकी एक वीक में कितने दिन लगती थी? तो वो डिपेंड करता है कोर्स पे, लेकिन मेरी जनरली क्लासेस होती थी 3 days a week। हाँ जी। And rest of the days you used to work? I used to work all 5 days, लेकिन साथ में मतलब फिर क्लासेस के साथ मैनेज हो जाता था, क्योंकि फ्लेक्सिबल होता था, क्योंकि यूनिवर्सिटी वालों को भी पता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होता था, तो मैनेज हो जाता था क्लासेस के साथ। और फिर असाइनमेंट्स होते थे, प्रोजेक्ट्स होते थे, तो वो भी हम करते। तो स्टडीज का बर्डन फील करते थे वहाँ पे? स्टडीज़ का थोड़ा तो बर्डन होता था, क्योंकि स्टडीज़ वहाँ पे यहाँ से काफ़ी डिफरेंट होती है। यहाँ पे काफ़ी फोकस करा जाता है याद करने में, क्रैम करने में, वहाँ पे बहुत प्रैक्टिकल होता है। तो यूज्ड टू होने में, आदत डालने में, उस टाइप के प्रोजेक्ट्स वगैरह करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद पता चलता है कि इसी से असली नॉलेज मिल रही है। तो थोड़ा सा प्रेशर था जॉब ढूंढने का, स्टडी का थोड़ा सा प्रेशर था, बट फिर मैनेज होता था। अगर कोई स्टूडेंट ये सोच के जा रहा है कि मैंने वहाँ पे पैसे कमाने हैं, पढ़ने का उसका मन नहीं है, तो वुड यू रिकमेंड हिम और हर टू गो टू यूएस? देखिए, अगर आपने पैसे कमाने हैं तो आपको पहले सीखना पड़ेगा, अपनी नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी, अपनी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, और उसके बाद ही आप पैसे कमा सकते हो। देयर इज नो इजी वे टू अर्न मनी।
ठीक है। तो मैं तो रेकमेंड करूंगी कि आप पढ़ाई करें, आप अपना स्किल डेवलप करें और फिर आप जॉब करें, और अगर आप जॉब करेंगे किसी भी अच्छी कंपनी में तो वो आपको अच्छे पैसे ही देंगे। अगर करंट सिनेरियो देखा जाए अमेरिका का, तो वुड यू रिकमेंड स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया टू गो टू अमेरिका? हाँ जी बिल्कुल। मैं गई थी, मैंने वहाँ पे पढ़ाई करी और मेरे को वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, जॉब अच्छी है, तो मैं तो रेकमेंड करूँगी। अगर आप वहाँ पे फर्दर स्टडीज करना चाहते हैं, आप और सीखना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, आप अच्छी जॉब चाहते हैं, अच्छा लाइफस्टाइल चाहते हैं, तो आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और ऐसे कोई एडमिनिस्ट्रेशन या चेंज करने के बाद ऐसा नहीं है कि आपके चांसेस कम हो गए हैं या कुछ भी। आप अप्लाई कीजिए, आप अप्लाई कीजिए, आप ट्राई कीजिए, और तो आपको इजीली वहाँ पे एडमिशन और जॉब मिल सकती है। H1B वीजा आपको कितने टाइम में मिल गया था? तो मेरी H1B वीज़ा मिलने की जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। तो मेरा फर्स्ट H1B अटेम्प्ट, जो कंपनी बेसिकली स्पॉन्सर करती है और कंपनी के लॉयर्स आपकी तरफ से अप्लाई करते हैं, वो जॉब ज्वाइन करने से पहले ही हो गया था। मेरी कंपनी को पता था मैंने ज्वाइन करना है और मैं वीज़ा पे हूँ, तो उन्होंने सबसे पहला अटेम्प्ट मेरा यूज़ कर लिया था, उसको हम 0th अटेम्प्ट भी कहते हैं। तो उसके बाद 3 और अटेम्प्ट्स हुए जो कि मुझे नहीं मिला, और उसके बाद अभी 2024 में अप्रैल में जो लास्ट लॉटरी हुई वो मेरा लास्ट अटेम्प्ट था फॉर H1B, एंड लकीली मुझे H1B वीज़ा मेरा पिक हो गया। अगर आपको सपोज H1B वीजा ना मिलता, व्हाट वाज द प्लान बी? तो अगर H1B वीज़ा नहीं मिलता तो मेरी अपनी कंपनी से बात हुई थी और उन्होंने डिसाइड किया था कि या तो वो मुझे कनाडा भेजेंगे एज एन ऑल्टरनेटिव, और मैं कनाडा से काम करूँगी 1 साल, और फिर वो अप्लाई करेंगे नेक्स्ट साल की लॉटरी में। नहीं तो मेरी आधी टीम इंडिया में भी है, तो मैं इंडिया से भी, मेरे पास ऑप्शन था कि मैं इंडिया से भी काम कर सकती हूँ। अगर हम जॉब की बात करें तो व्हाट अबाउट द जॉब अपॉर्चुनिटीज इन अमेरिका? तो अमेरिका में बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर आप स्किल्ड हो। अमेरिका में आपकी स्किल्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू किया जाता है, और अगर आपके पास नॉलेज है, स्किल्स है, तो आपको कोई भी कंपनी अच्छी से अच्छी जॉब मिल सकती है। सो बेसिकली देखा जाए तो अमेरिका को चाहिए स्किल्ड वर्कफोर्स। हाँ जी। एंड स्किल्ड वर्कफोर्स की वहाँ पे बहुत वैल्यू है। हाँ जी, लीगल इमिग्रेंट्स एज स्किल्ड वर्कफोर्स की वहाँ पे बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अमेरिकन्स का क्या पर्सपेक्टिव है टुवर्ड्स इंडियंस? क्या आपने कभी कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस करी वहाँ पे? जनरली तो मैंने नहीं करी। मेरे साथ जितने भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं इन द US, बहुत पॉजिटिव रहे हैं, बहुत ही अच्छे रहे हैं। वहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं, दे स्माइल एट यू, आपसे बहुत प्यार से बात करते हैं, आप भी उनसे बहुत प्यार से बात करते हो। इवन जो मेरे कलीग्स वगैरह हैं सारे, वो लोग भी बहुत रिस्पेक्टफुल हैं, एंड बहुत सारी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ होती है उनके साथ। एंड मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं जो अब US सिटीजन से हैं और US के लोग हैं, तो मैंने जनरली ऐसी कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं फेस करी। आप वहाँ पे कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं? मैं वहाँ पे लिंक्डइन में काम कर रही हूँ। तो लिंक्डइन एक जॉब्स प्लेटफॉर्म है जो आपकी हेल्प करता है टू फाइंड जॉब्स। इसके बहुत सारे और ऑफरिंग्स भी हैं, बट प्राइमरली लोग लिंक्डइन पे जॉब्स ढूंढते हैं, और अपनी अगर उन्हें नई जॉब ढूंढनी होती है तो वो भी लिंक्डइन पे मिल जाती है। आपने स्विच करना होता है जॉब्स तो भी लिंक्डइन हेल्प करता है कि आपको रिक्रूटर्स के साथ इन टच में लेकर आए, आपको अवेलेबल जॉब पोस्टिंग्स दिखती हैं और आप लिंक्डइन के थ्रू नई जॉब्स ढूंढ सकते हैं। जैसे आप वहाँ पे व्हाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं, ऐसे अगर कोई भी हाँ जी, इंडिविजुअल व्हाइट कॉलर जॉब करता है वहाँ पे, तो अपनी एनुअल सैलरी क्या एक्सपेक्ट कर सकता है? डिपेंड करता है कि आपको कौन सी स्टेट में मिली है, क्योंकि हर स्टेट की डिफरेंट रेंज है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग अलग होती है। बट आपको ईजिली वाइट कॉलर जॉब में आपको अराउंड $70,000 से लेकर $200,000-300,000 तक भी आपको जॉब मिल सकती है, डिपेंडिंग ऑन योर स्किल। हाँ जी, दैट मींस अराउंड 80 लाख से लेके 2.5 CR तक हाँ जी, एक बंदा आराम से अमेरिका में कमा सकता है जी हाँ, if he or she is doing white collar job। हाँ जी, ठीक है। क्या कंपनीज भी हेल्प करती हैं वीजा एक्सटेंशन में? हाँ जी, बिकॉज आप उनके लिए स्किल्ड लेबर हो, आपने सारा काम सीखा होता है कंपनीज का, तो वो तो ट्राई करते हैं कि आपको वीज़ा मिल जाए। बट है तो लॉटरी बेस्ड सिस्टम ही H1B का, बट उनके लॉयर्स हमेशा एवरी स्टेप ऑफ द वे पे हेल्प करते हैं कि आपकी एक्सटेंशन हो जाए या आपको कोई और तरीके का वीज़ा मिल जाए। आपके लिए H1B अप्लाई करते हैं और आपकी एवरी स्टेप ऑफ द वे हेल्प करते हैं।
आपकी कंपनी में क्या बहुत इंडियंस काम कर रहे हैं? जी हाँ, मेरी कंपनी में बहुत सारे इंडियंस हैं, काफ़ी लोग डायरेक्टली आए हैं, वर्क वीज़ा पे है, वर्क वीज़ा या जैसे इंडिया से H1B वीज़ा लगवा के, काफ़ी लोग मेरी तरह मास्टर्स करके उन्होंने जॉइन करा है यूएस में जॉब्स। तो काफ़ी लोग हैं जो इंडियन एथनिसिटी को बिलोंग करते हैं। जैसे अब ट्रम्प आ गए अमेरिका में वापस, तो आपको क्या लगता है वो क्या डिफरेंस लेकर आएंगे? देखिए, ट्रम्प मोस्टली लीगल लोगों को टारगेट नहीं कर रहे, लीगल इमिग्रेंट्स को टारगेट नहीं कर रहे हैं। वो मोस्टली ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो यूएस में गए हैं इलीगल मीन्स से, जैसे लोग डंकी लगवा के जाते हैं या फिर असाइलम लेके जाते हैं, वो सारे लोगों को वो लोग टारगेट कर रहे हैं। नॉट मेरे जैसे जो स्टूडेंट वीज़ा पे गए थे और जिन्होंने अब जॉब ले ली है, जो लोग वाइट कॉलर जॉब्स कर रहे हैं, जो लोग स्किल लेबर कर रहे हैं, जो लोग वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर और वहाँ की सर्विसेज को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ट्रम्प नहीं टारगेट कर रहे। मतलब अगर कोई भी स्टूडेंट लीगली अमेरिका जाने का सोच रहा है तो उसको डरने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल भी। अगर आप लीगली अमेरिका गए हैं, आपने वहाँ पे पढ़ाई करी है, आप वर्क वीज़ा पे गए हैं, तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ऑल इन ऑल देखा जाए तो बात यही है कि अमेरिकन स्किल्ड वर्कफोर्स को बहुत वैल्यू करता है। जी हाँ। बट अगर आप इलीगली जाएंगे तो वहाँ पे आपका स्कोप इज वेरी लिमिटेड। यस, तो अगर आप इलीगली जाते हैं, वहाँ पे आप वाइट कॉलर जॉब्स नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास पेपर वर्क नहीं होता। आपको कोई भी ऐसे इलीगल तरीके से जॉब्स ढूंढनी पड़ेंगी, आपको उतने पैसे भी नहीं मिलेंगे जो तो बेसिकली, और आप हमेशा आपके पास रिस्क होगा कि आपको कभी भी डिपोर्ट कर सकते हैं। डर तो हमेशा रहेगा। हाँ जी। मैम, ग्रीन कार्ड का क्या प्रोसीजर है? अगर अब आपने ग्रीन कार्ड के लिए, ऑब्वियसली अब आप H1B वीजा में हो, नेक्स्ट स्टेप वुड बी दैट यू वांट योर ग्रीन कार्ड। श्योर, या। सो व्हाट आर द स्टेप्स फॉर दैट? तो ग्रीन कार्ड के लिए भी आपकी कंपनी आपकी हेल्प करती है। जिस कंपनी में आप काम करते हो वो हेल्प करती है, उनके लॉयर्स आपकी हेल्प करते हैं टू अप्लाई, टू मेक एन एप्लीकेशन आपके लिए। और उसके बाद लेकिन जैसे आपको भी पता है कि ग्रीन कार्ड का प्रोसेस थोड़ा लंबा है यूएस में, तो उसके बाद बस वेट करना है और जब आपकी टर्न आएगी तभी आपको ग्रीन कार्ड मिल पाएगा। आशना, अगर कोई यूएसए में पढ़ने का इस टाइम पे सोच रहा है तो आप उसको क्या सजेस्ट करोगे कि कौन सा कोर्स ले और कौन सी ऐसी स्ट्रीम में जाए जिसका मैक्सिमम स्कोप है वहाँ पे? तो आजकल तो बेसिकली फर्स्ट चीज़ तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आप वो चीज़ करिए जिसमें आपको इंटरेस्ट है, अगर आप वो चीज़ के बारे में और पढ़ाई करेंगे और एक्सेल करेंगे उसमें, तो आप काम भी और अच्छा कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ कोर्सेज जो मेरे को लगता है कि इस टाइम पे बहुत बहुत स्कोप है और बहुत जॉब्स हैं, वो हैं जैसे साइबर सिक्योरिटी कोर्सेज हो गए, एआई का बहुत बूम है तो एआई रिलेटेड कोर्सेज हो गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के कोर्सेज हो गए, डेटा साइंस, तो इवन मैनेजमेंट के कोर्सेज। तो इन सारी चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। अगर आपको मेडिकल फील्ड में जाना है तो वहाँ पे भी बहुत स्कोप है, डॉक्टर्स भी बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं वहाँ पे और बहुत अच्छी लाइफस्टाइल भी है, मोर देन मनी। तो ये सब मैं रेकमेंड करूँगी।